मैं डॉक्टर महेंद्र कुमार सारवा, सहायक प्राध्यापक इतिहास, शासकीय दूधाधारी बजरंग महिला महाविद्यालय रायपुर। आज मैं आपको मौर्य साम्राज्य के स्थापना एवं विस्तार पर चर्चा करने जा रहा हूँ। मौर्य साम्राज्य की स्थापना 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था और चंद्रगुप्त मौर्य का कार्यकाल 298 ईसा पूर्व रहा। लेकिन हम चंद्रगुप्त मौर्य को जानने से पहले मौर्य साम्राज्य को पूर्व के इतिहास से जोड़ने का प्रयास करें, क्योंकि अभी तक भारत में जो राजनीतिक इतिहास की शुरुआत हुई थी वो ज्यादा महत्वपूर्ण हमको देखने को नहीं मिलता। जैसे हमने राजनीतिक एकता के बारे में चर्चा किया था, तो राजनीतिक एकता इस समय हमको कहीं भी देखने को नहीं मिलता। इससे पहले भारत का जो सांस्कृतिक इतिहास, जो गौरवमय इतिहास था, उसका आपने अध्ययन किया, चाहे वो सिंधु सभ्यता की विस्तार की बात हो, चाहे ऋग्वैदिक काल की सभ्यता और उत्तर वैदिक काल की सभ्यता की बात हम करें। भारत में जैन धर्म और बौद्ध धर्म का विकास हुआ और प्रचार हुआ और उस समय तक का भारत सांस्कृतिक भारत था। लेकिन मौर्य साम्राज्य की स्थापना से भारत में एक प्रकार से राजनीतिक एकता की शुरुआत हुई और चंद्रगुप्त मौर्य भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट था जिन्होंने संपूर्ण भारत में राजनीतिक दृष्टि के संपूर्ण भारत को एक करने का कार्य किया। आज हम उसी चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ के शासक थे, कहाँ पे शक्ति का उत्थान हुआ? मगध पे। लेकिन मगध क्या है? हमने 16 महाजनपद पढ़ा था। 16 महाजनपदों में अंग, मगध, काशी, कोसर, वज्रमल, इसमें से एक नाम आता है मगध। अब प्राचीन भारत में मगध में शक्ति का उत्थान हुआ। इसके अनेक कारण हैं। जब हम मगध की शक्ति का उत्थान पर चर्चा करेंगे तो इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। मगध में 4 राजवंश का उत्थान और पतन हुआ। सबसे पहले हम हर्यक वंश देखते हैं, जिसमें से बिंबसार, अजातशत्रु, उदयन जैसे प्रतापी राजा का उल्लेख देखने को मिलता है। हर्यक वंश के पश्चात मगध में शिशुनाग वंश की स्थापना हुई और शिशुनाग में से कालाशोक जैसे शक्तिशाली शासक का उल्लेख हमको देखने को मिलता है। शिशुनाग वंश के पतन के पश्चात इस धरती पर एक नए राजवंश की स्थापना हुई, जिसे हम नंद साम्राज्य के नाम से जानते हैं और इसके संस्थापक रहे महापद्मनंद। इनके अंतिम शासक थे धनानंद और धनानंद को भी पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत में एक नए साम्राज्य की स्थापना की, जिसे हम मौर्य साम्राज्य के नाम से जानते हैं और ये घटना 322 ईसा पूर्व की मानी जाती है। अभी तक हमने जो भी इतिहास पढ़ा था, इस इतिहास में मौर्य शब्द का उल्लेख कहीं देखने को नहीं मिला है। इसलिए इतिहासकार और विद्वान ये मानते हैं कि ये मौर्य कौन थे। इस संबंध में अनेक मत हमको देखने को मिलता है। जैसे कुछ विद्वान ये कहते हैं कि मौर्य पारसी थे, कुछ ये मानते हैं कि मौर्य क्षत्रिय थे और कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि मौर्य साधारण कुल के थे। तो इस प्रकार से हम चाहे जो भी है, चंद्रगुप्त मौर्य ने जो कार्य किया, क्षत्रियोचित कार्य किया, उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य क्षत्रिय था। चंद्रगुप्त मौर्य के हम प्रारंभिक जीवन पर चर्चा करते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य कौन था। इस संबंध में हमको अनेक साहित्य से जानकारी प्राप्त होती है कि चंद्रगुप्त मौर्य, जैसे ब्राह्मण साहित्य चंद्रगुप्त मौर्य को नंद शासक के शूद्र पत्नी से उत्पन्न मानता है। इसी प्रकार से बौद्ध साहित्य ये कहता है कि ये मौर्य राजकुमार था और जैन साहित्य भी इसी मत का लगभग समर्थन करता है। बौद्ध साहित्य महावंश में ये उल्लेख देखने को मिलता है कि एक बार चंद्रगुप्त राजक्रीड़ा कर रहा था और वह राजा की तरह ही आज्ञा दे रहा था और उसी मार्ग से चाणक्य जा रहा था। चाणक्य ने देखा कि एक बालक राजा जैसे व्यवहार कर रहा है, उसमें पूरी तरह से राज्योचित गुण है, राजा का गुण है। तो वह उस बालक से कहता है कि हे बालक, हे राजा, मुझे गौ चाहिए। बालक चंद्रगुप्त जो उस समय राजक्रीड़ा कर रहा था, वो कहता है कि ये जितने भी गाय चल रही है उसमें से जो भी पसंद आ जाए महामना, आप उसे ले लें। चाणक्य उनके जवाब से अत्यंत प्रसन्न हुआ। इसी प्रकार से जैन धर्म में भी ये उल्लेख उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में उल्लेख देखने को मिलता है कि वो मौर्य सरदार का पुत्र था, वो राजक्रीड़ा कर रहा था
और राजक्रीड़ा करते ही वह राजाज्ञा दे रहा था। क्योंकि आपको पता है कि चाणक्य धनानंद से अपमानित हुआ था और एक ऐसे शख्स, एक ऐसे प्रतिभा की तलाश में था जो धनानंद के साम्राज्य का अंत करके भारत को विदेशी अधीनता से मुक्ति दिलाकर भारत में एक सशक्त राजनीतिक एकता की स्थापना कर सके। ये चाणक्य का सपना था और चाणक्य अपने इसी सपना को साकार करने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य को अपने साथ ले गया और उसे उचित शिक्षा प्रदान किया और उचित शिक्षा प्रदान करने के पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य को वह मगध का शासक बना दिया। लेकिन सीधे तौर पे ऐसा नहीं कि चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य ने उठाया और मगध का शासक बना दिया। इस बीच का जो अंतराल है, जो समय है, वो अत्यंत संघर्षों का समय है और संघर्ष करते हुए चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य के सपना को साकार किया। मैं यहाँ पर यह कहूँगा कि वास्तव में चाणक्य वह कुम्हार था जिन्होंने एक चंद्रगुप्त मौर्य रूपी मिट्टी के पुतले को भगवान बना दिया, शक्तिशाली शासक बना दिया। हम चंद्रगुप्त मौर्य के विजय अभियान पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले ये बात हमको देखने को मिलता है कि मौर्य साम्राज्य का इतिहास हमको कहाँ से मिलता है। मौर्य साम्राज्य या चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानने के लिए हमारे पास बहुत सारे साधन हैं। मौर्य युग इतिहास, चाहे हम साहित्यिक इतिहास की बात करें, साहित्यिक इतिहास में तो कौटिल्य का स्वयं ग्रंथ, लिखा हुआ ग्रंथ अर्थशास्त्र, जिसमें राजनीति के कई सिद्धांत हमको देखने को मिलता है। चाणक्य ने जो सप्तांग सिद्धांत राजनीति में निकाला वो अर्थशास्त्र में देखने को मिलता है। अर्थशास्त्र का अर्थ ये नहीं कि ये आर्थिक मामलों का इतिहास है, उसमें पूरी तरह से राजनीतिक और तत्कालीन घटनाओं का उल्लेख हमको देखने को मिलता है। इसी प्रकार से मुद्रा राक्षस जो विशाख दत्त की रचना है, इससे भी हमको इस काल के घटनाओं का सविस्तार वर्णन मिलता है। क्योंकि मुद्रा राक्षस कौन था? ये धनानंद का प्रधानमंत्री था। तो उसके जीवन के बारे में जो घटनाएं लिखी गई है, इससे भी हमको चंद्रगुप्त मौर्य के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसी प्रकार से इंडिका, जिसे मेगास्थनीज ने लिखा है, और मेगास्थनीज तो बड़ा विद्वान था, यूनानी था, उनके द्वारा लिखा गया ग्रंथ इंडिका भले मूल रूप में प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन जो उल्लेख उन्होंने अपने ग्रंथ में किया है, उससे भी हमको मौर्य साम्राज्य के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसी प्रकार से बौद्ध साहित्य महावंश, जैन साहित्य वशिष्ठ पर्वन, इससे भी हमको तत्कालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। पुराणों से भी हमको मौर्य साम्राज्य के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त पुरातात्विक सामग्री के रूप में हमको अशोक के जितने भी अभिलेख हैं, चाहे वो शिलालेख है, चाहे स्तंभ लेख है, चाहे वो और अन्य लेख हैं, इन सबसे हमको तत्कालीन मौर्य साम्राज्य के ऐतिहासिक स्थितियों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से विभिन्न साधनों से हमको मौर्य साम्राज्य या चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अपने शक्ति को संगठित करके चाणक्य और चंद्रगुप्त ने अब अपने उद्देश्य की ओर आगे बढ़े। और चंद्रगुप्त और चाणक्य का उद्देश्य क्या था? चंद्रगुप्त और चाणक्य का उद्देश्य एक ही था कि भारत को विदेशी अधीनता से मुक्त दिलाना, भारत में एक ऐसे शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना करना जो संपूर्ण भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित कर सके, राजनीतिक एकता स्थापित हो सके। और इसी उद्देश्य से ये दोनों गुरु और शिष्य अपने कार्य योजना को क्रियान्वित करना प्रारंभ कर दिया, अपने सपने को साकार करना शुरू कर दिया। और इसका इतिहास पूरी तरह से संघर्षों से भरा हुआ था। आपको पता है कि राजकुमार चंद्रगुप्त मौर्य के पास तो था कुछ नहीं, चाणक्य भी एक ब्राह्मण था, लेकिन इस समय कुछ ऐसी स्थितियां पैदा हुई जिसके कारण चाणक्य को चंद्रगुप्त का निर्माण करने में, एक शक्तिशाली सेना के निर्माण करने में सुविधा प्राप्त हुई, सहयोग मिला। तो हम अब चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन के अध्ययन के पश्चात अब उसके विजय अभियान पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध राज्य पर आक्रमण किया। वह अपनी सेना लेकर मगध राज्य पर टूट पड़ा। इस समय मगध
कि सेना विशाल थी। कुछ विद्वानों के पास का कहना है कि मगध की सेना में तो इस समय 60,000 हाथी ही थे। इतनी बड़ी सेना थी उसके पास, और इस विशाल सेना को चंद्रगुप्त मौर्य सीधे पराजित कर सकता था क्या? नहीं। वास्तव में चंद्रगुप्त यहाँ पर पराजित हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा था, क्योंकि सीधा केंद्र पर आक्रमण चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने किया था। यहाँ पर दोनों की नीति फेल हो गई। दोनों अपना जान बचाकर भागे और कहीं छिपते छिपते रहे, क्योंकि उनको पुनः शक्ति का संचयन करना था, शक्ति सेना का निर्माण करना था। इसलिए सबसे पहले उनको अपनी जीवन रक्षा करना था। चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य एक दिन छिपते छिपते एक गृहिणी के घर में पहुंचे थे। वह गृहिणी रोटी बना रही थी। उसका बेटा रोटी का जो बीच का भाग था उसको तोड़कर खा रहा था, और ऐसी स्थिति में उसका मुंह और हाथ दोनों जल गया। तब उसकी माता बोली कि बेटा, तुम उसी प्रकार से गलती कर रहे हो जिस प्रकार से चंद्रगुप्त और चाणक्य ने किया था। चाणक्य और चंद्रगुप्त इस बात को सुन रहे थे। तब बच्चा पूछा कि माँ, चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने क्या गलती की थी? तब वो गृहिणी कहती है कि जिस प्रकार से बेटा तुम रोटी के बीच का भाग तोड़कर खा रहे हो, गरम रोटी का बीच का भाग, और आप सबने रोटी खाई होगी, और छत्तीसगढ़ में तो विशेष रूप से यदि मोटा रोटी, आप जिसको हम पान की रोटी भी बोलते हैं, उसके बीच का भाग यदि आप तोड़ोगे तो गर्म रहता है, आपका हाथ जल जाएगा। तो ये बात जब बच्चा पूछता है अपनी माँ से, तो उसकी माँ जवाब देती है कि चंद्रगुप्त ने भी वही कार्य किया कि वो बीच में सीधा आक्रमण किया, केंद्र में आक्रमण किया। यदि वो किनारे से, यदि तुम जैसे रोटी को किनारे से तोड़ते तोड़ते खाते तो तुम्हारा मुंह नहीं चलता, उसी प्रकार से चंद्रगुप्त यदि सीमांत प्रदेशों को जीतता आता और बाद में मगध की राजधानी पर आक्रमण करता तो पराजित नहीं होता। तो चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य को इस प्रकार का ज्ञान मिला, और ज्ञान मिलने पर वो अब नए ढंग से शक्ति का संचयन किया, और वहां से फिर हम देखते हैं कि मौर्य साम्राज्य की विस्तार या उसका इतिहास कुछ अलग रहा। तो ये रहा मगध पर प्रथम आक्रमण, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य पराजित हुए। दूसरी बात हम देखते हैं यूनानी शासन का उन्मूलन एवं पंजाब पर अधिकार। चूंकि उसको ज्ञान प्राप्त हो गया था उस गृहिणी से, ऐसी स्थिति में चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने पंजाब के विदेशी अधीनता को उन्मूलन करने का कार्य किया। चूंकि आपको पता है कि सिकंदर 325 ईसा पूर्व में इस देश को छोड़कर चला गया था। 323 ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु भी हो गई थी। तो ऐसी स्थिति में इन क्षेत्रों पर यूनानी प्रभाव कहीं ना कहीं कम हो चुका था, और ये बड़ा ही सुंदर अवसर था चाणक्य और चंद्रगुप्त के लिए कि इन प्रदेशों पर अधिकार करके अपने साम्राज्य का विस्तार करें। पंजाब में रणबांकुरे सैनिक थे, जैसे हमने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा था, पोरस के साथ के युद्ध में। और यही प्रदेश है पंजाब के बारे में आप जानते हैं कि 5 नदियों का क्षेत्र, सतलज, रावी, झेलम, चिनाब और ब्यास, ये 5 नदियों का क्षेत्र ही भारत के इतिहास में पंजाब के नाम से जाना जाता है। यदि इसमें 2 नाम और मिला दें, सिंधु और सरस्वती, तो ये सप्त सिंधु का क्षेत्र कहलाता है। पंजाब पर विदेशी अधीनता थी, यूनानियों का अधिकार था, और यहीं से चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने अपने विजय अभियान की शुरुआत की थी। इसके लिए सबसे पहले तो धन प्राप्ति, बिना धन के तो सेना का संगठन नहीं हो सकता। कहा जाता है कि इसी समय चाणक्य को गड़े धन प्राप्त हुए थे। गड़े धन जानते हो? गड़े धन कि प्राचीन समय में राजा या अन्य धनी लोग, ये व्यापारी लोग अपने धन को घड़े में डालकर जमीन में गाड़ देते थे। तो ऐसी स्थिति में चाणक्य को ये धन मिला, और इस धन के सहयोग से उन्होंने सेना का निर्माण किया। विंध्याचल
के वनों में भी उन्होंने जाकर धन संग्रह किया। तो इस प्रकार से सेना के निर्माण में उनको सुविधा प्राप्त हुई। फिर उन्होंने सेना का संगठन किया। पंजाब में अनेक सैनिक थे, युवा थे, और ये युवा अत्यंत वीर थे। इनको सेना में भर्ती किया गया, उनको प्रशिक्षित किया गया, और इस प्रकार से एक शक्तिशाली सेना का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने किया। केवल इतने से ही काम नहीं होने वाला था, इसलिए उन्होंने अन्य राजाओं से भी सहायता लिया, और अन्य राजाओं से सहायता लेने के बाद ही उन्होंने ये कार्य किया, क्योंकि उस समय विदेशी अधीनता थी, और विदेशी अधीनता से मुक्ति हर कोई चाहता था। तो ऐसी स्थिति में चाणक्य को आपको जानते हो, चाणक्य तो राजनीति का प्रकार पंडित था। वो कहता था कि साम दाम दंड और भेद, ये राजनीति के 4 मूल नीति है। एक कहा जाता है कि जो राजा कूटनीतिज्ञ नहीं है वो राजनीति में सफल नहीं हो सकता। आज भी आप देखते हैं कि चाहे वो कोई भी मंत्री हो, चाहे अन्य चीज, यदि वो कूटनीतिज्ञ है तभी वो सफल होता है। तो चाणक्य कूटनीतिज्ञ था, महान कूटनीतिज्ञ। तो वो जानता था कि यदि साम से नियम से काम हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं है तो दाम दे दो, साम दाम दंड। यदि उससे भी काम नहीं बनता है तो दंड दो, उसको भय दिखाओ, और इससे भी काम नहीं होता है तो भेद जानो। तो साम दाम दंड और भेद, इन 4 नीतियों के आधार पर उन्होंने अपनी सेना को अन्य राजाओं से भी सहयोग लिया, और इस प्रकार से एक और महत्वपूर्ण कार्य किया, उन्होंने जनमत का समर्थन प्राप्त किया। वहां की जनता को उन्होंने जगाने का कार्य किया कि भारत को विदेशी अधीनता से मुक्ति दिलाना है, और जनमत उनके पक्ष में रहा तो निश्चित रूप से उनकी सफलता निकट थी। इस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की सेना ने पंजाब और उसके आसपास के जो यूनानी राज्य थे उन राज्यों पर आक्रमण किया, और आक्रमण करके उन पर अपना अधिकार स्थापित कर दिया। इस प्रकार से एक बड़े क्षेत्र पर चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य का अधिकार स्थापित हो गया। पंजाब पर अधिकार करने के पश्चात अब चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी अगली योजना बनाई, और अगली योजना में उन्होंने पुनः मगध राज्य पर आक्रमण किया। चूंकि आपको पता है कि धनानंद की सेना तो विशाल थी, शक्तिशाली थी, लेकिन स्वयं धनानंद एक योग्य राजा नहीं था, एक योग्य सेनापति नहीं था। वह कहा जाता है कि वह 24 घंटे सुरा और सुंदरी में मस्त रहता था। राजकाज से उसे कोई लगाव नहीं था, और ऐसी स्थिति में चंद्रगुप्त की सेना ने मगध राज्य पर आक्रमण किया, क्योंकि उसके पास एक शक्तिशाली सेना थी, दूसरा जनता का समर्थन था, और इसी के बलबूते पर उन्होंने मगध पर आक्रमण किया, और घनानंद की सेना को बुरी तरह परास्त करके घनानंद को मृत्यु देकर मगध पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। और ये घटना 322 ईसा पूर्व की है। इस प्रकार से हम कहते हैं कि मगध की गद्दी पर अब चंद्रगुप्त मौर्य का राज तिलक हुआ। मगध की गद्दी पर अब कौन बैठा? चंद्रगुप्त मौर्य, और यहीं से मौर्य साम्राज्य की स्थापना मानी जाती है 322 ईसा पूर्व में। मगध की गद्दी पर अधिकार करने के पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य ने अनेक क्षेत्रों पर अधिकार स्थापित किया। इसी समय सिकंदर का एक सेनापति सेल्यूकस यूनानी साम्राज्य को सुरक्षित करने के लिए निकल पड़ा था, और सबसे पहले उन्होंने बैक्ट्रिया पर आक्रमण करके बैक्ट्रिया पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। और वह भारत आया, जैसे पंजाब में आया तो इस समय भारत की स्थिति बदल चुकी थी। भारत में राजनीतिक एकता थी, जो पहले सिकंदर आया था उस समय जैसे नहीं था। उस समय तो भारत में राजनीतिक विसंख्यता थी, लेकिन अब तो चंद्रगुप्त मौर्य जैसे एक शक्तिशाली शासक भारत में हो चुके थे। तो जैसे ही सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य पर आक्रमण किया, दोनों पक्षों के मध्य भीषण संघर्ष हुआ, और इस भीषण संघर्ष में सेल्यूकस पराजित हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य विजयश्री को प्राप्त किया, और इस प्रकार से सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य एक संधि हुई। इस संधि के अंतर्गत सेल्यूकस एक विशाल क्षेत्र एरियाना का विस्तृत भूभाग चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप दिया। आज का जो बलूचिस्तान है, आज का
जो अफगानिस्तान का क्षेत्र है, ये सारे क्षेत्रों पर चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार हो गया। संधि की दूसरी शर्त थी कि 500 हाथी चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को प्रदान किया, ऐसे विद्वान मानते हैं। तीसरी संधि के शर्त के अनुसार सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया। अब प्राचीन समय से वैवाहिक संबंधों के द्वारा दो रिश्ते मधुर होते हैं, चाहे हम हर्यक कुल की बात करें चाहे और अन्य कुल की बात करें। पौराणिक काल में भी वैवाहिक संबंधों के द्वारा राजा अपने शक्ति को संगठित करते थे। महाभारत के युद्ध में आपने देखा होगा इस चीज। तो इस प्रकार से अब चंद्रगुप्त मौर्य को यूनानियों से भी खतरा नहीं रहा, इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य ने अब अपना साम्राज्य विस्तारित करने का कार्य किया। उन्होंने दक्षिण विजय की, दक्षिण के कई क्षेत्रों पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया और आगे चलकर वे पश्चिम भारत पर भी विजय स्थापित की। क्योंकि रुद्रदामन के शिलालेख से हमको इस बात की जानकारी प्राप्त होती है कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय शासक पुष्यगुप्त ने एक सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। इससे ये पता चलता है कि सौराष्ट्र, जो आधुनिक गुजरात है, यहाँ तक चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य स्थापित था। इस प्रकार से हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत के विशाल क्षेत्रों पर अपने साम्राज्य स्थापित किए। चंद्रगुप्त मौर्य का राज्य विस्तार यदि हम देखें तो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में मैसूर तक, पश्चिम में हिंदुकुश पर्वतमाला से लेकर बंगाल तक, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान का विस्तृत भूभाग चंद्रगुप्त साम्राज्य के अधीन था। संपूर्ण पंजाब, जिसमें से सिंधु प्रदेश भी था, कश्मीर था, नेपाल का क्षेत्र था, गंगा यमुना का दोआब था, मगध, कलिंग, सौराष्ट्र, मालवा, दक्षिण भारत के मैसूर तक चंद्रगुप्त का विशाल साम्राज्य था। इस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य भारत में विशाल क्षेत्रों पर अपना राज्य स्थापित किया और भारत को प्रथम बार राजनीतिक दृष्टि से एक करने का कार्य किया था। अब भारत एक विशाल भारत हो गया। जो भारत की सांस्कृतिक गरिमा थी, अब राजनीतिक दृष्टि से भी भारत एक मजबूत भारत हो गया। और यह कैसे संभव हुआ? ये चाणक्य और चंद्रगुप्त के कठिन परिश्रम से हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य की अंतिम दिन के बारे में हम चर्चा करेंगे। 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो गई। कहा जाता है इसी समय कि मगध में भीषण अकाल पड़ा और चंद्रगुप्त अंतिम समय में जैन धर्म स्वीकार कर लिए थे। उन्होंने जैन संत भद्रबाहु के साथ दक्षिण की ओर प्रस्थान किया और श्रवण बेलगोला में जाकर वो जैन पद्धति से, जिसे निर्जरा पद्धति के नाम से जानते हैं, है ना, अन्न का त्याग करके अपने शरीर का अंत कर लिए। इस प्रकार से 298 ईसा पूर्व में, और जब वह मगध से चला तो अपने शक्तिशाली पुत्र बिंदुसार को मगध का शासक नियुक्त किया। और बिंदुसार भी पराक्रमी था, वो भी योग्य पिता का योग्य पुत्र था। और बिंदुसार का पुत्र अशोक, तो उसके बारे में और क्या कहना। उसका इतिहास तो वास्तव में भारत का एक अनुपम इतिहास है। वास्तव में वो महानता के करीब है, इसीलिए अशोक महान कहा जाता है। तो आगे हम उस पर चर्चा करेंगे। आज हमने चर्चा किया चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य की स्थापना, उनके विस्तार, उनकी विजय अभियान। चंद्रगुप्त मौर्य का हम मूल्यांकन करेंगे। किन क्षेत्रों में चंद्रगुप्त का मूल्यांकन, बिना मूल्यांकन के हम ये अध्याय पूरा नहीं मानते कि उन्होंने जो कार्य किया वास्तव में अच्छा था या नहीं। मूल्यांकन आवश्यक है क्योंकि हम इतिहास के छात्र हैं, और जब तक हम इस बात पर वो नहीं जानेंगे, उनका मूल्यांकन करेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य कैसा था। वास्तव में हम यदि देखें, पहला स्थान हम यदि उसको देखना चाहें तो वह कुशल योद्धा था। वो, उनकी भुजाओं में बल था, उनमें साहस था, कभी भी वो युद्ध से डरा नहीं। वो कुशल सेना नायक भी था। सेना के नेतृत्व का, एक सेना नायक में जो गुण होने चाहिए वो चंद्रगुप्त मौर्य में हमको देखने को मिलता है। वो महान विजेता था।
जहां जहां भी उन्होंने विजय अभियान किया, यदि उसके मगध पर प्रथम आक्रमण को छोड़ दे तो सारे क्षेत्रों में उन्होंने विजय से प्राप्त किया था। वो कुशल शासन प्रबंधक था। मौर्य साम्राज्य की जो प्रशासनिक व्यवस्था है, आज भी, चाहे वो अंग्रेजी शासन रहा हो, चाहे आज भारत का शासन हो, आज भी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापित शासन व्यवस्था को स्वीकार किया जाता है। चंद्रगुप्त के द्वारा स्थापित गुप्तचर व्यवस्था, चंद्रगुप्त के द्वारा स्थापित प्रशासनिक व्यवस्था, चाहे वो प्रांतीय शासन हो, सारा अनुपम था। चंद्रगुप्त के शासनकाल में उन्होंने सभी लोगों को समान रूप से दान दिया, चाहे वो कला के क्षेत्र में हो, चाहे धर्म के क्षेत्र में हो। चंद्रगुप्त मौर्य सभी के साथ समान व्यवहार किया, इसलिए हम उसे एक कुशल शासन प्रबंधक के रूप में देख सकते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ही वह प्रथम व्यक्ति था जिसके कारण भारत में राजनीतिक एकता की स्थापना हुई। वह भारत का प्रथम एक ऐतिहासिक सम्राट था और उसके बाद ही भारत का एक राजनीतिक इतिहास लंबे समय तक चलता रहा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि महाजनपद काल में जो मगध में शक्ति का उत्थान हुआ था, इनमें चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापित मौर्य साम्राज्य, जिसमें उनके गुरु विष्णुगुप्त कौटिल्य चाणक्य का विशेष वरद हस्त था। और जब जब भी हम मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियों पर चर्चा करेंगे, चाणक्य की उपलब्धियों से हम दूर नहीं हो सकते। मैं अंतिम ये बात कहते हुए अपने वाणी को विराम दूंगा कि वास्तव में चाणक्य ने ही चंद्रगुप्त का निर्माण किया और इस ऐतिहासिक महापुरुष, ऐतिहासिक सम्राट ने भारत की गरिमा और गौरव को विशेष रूप से बढ़ाया। तो इस प्रकार से जहाँ तक मेरा मानना है कि आपने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अच्छी तरह से जाना कि चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य की स्थापना 322 ईसा पूर्व में हुई थी और 298 ईसा पूर्व गुप्त मौर्य की मृत्यु हुई। ओके, धन्यवाद।